आप टीवी चैनल के हैं, टीवी चैनल पर देख रहे हैं कि कई मुसलमान नेता जो है अपने को हिंदू बता रहे हैं। बाबर अकबर ये तो आक्रमणकारी थे ना भाई, ये तो हमारे देश के कोई मुसलमान थे नहीं, तो उनके पद चिन्हों पे नहीं चलना चाहिए। हमें तो भगवान राम भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने वाला देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है और उसी हिसाब से ये देश चलेगा। हमको लग रहा है कि 400 के ऊपर जो है मोदी जी 2024 में चुनाव जीतेंगे। 400 से ऊपर सीटें, ऊपर सीटें देख के बोल रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि पूरा संपूर्ण देश जो है मोदीमय हो गया है। मोदी में आप कहीं भी जाएं, किसी शहर में जाएं, किसी कस्बे में जाएं, कोई उनका प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं पड़ता है। तो प्रतिद्वंदी जब है नहीं तो लड़ाई होगी किससे? वजह क्या है इसकी? वजह है कि वो एक संत पुरुष हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को रोका है, देश का विकास किया है, कश्मीर में भी राम राज्य की स्थापना कर दी है। तो यही वजह है कि जो है आज कोई भूख से इस देश में मरने वाला नहीं है, कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, रात में लोग कहीं जा रहे हैं। आप देखिए हम महिलाएं सारी घूम रही हैं रातों भर, कहीं कोई सुरक्षा का डर नहीं है। तो यही कारण है कि मोदी जी को जो है ना कोई पराजित नहीं कर सकता है। वर्ल्ड का सबसे बड़े लीडर है मिस्टर पुतिन है। अगर वो कहते हैं कि मोदी कुछ भी कर सकता है लेकिन देश को नीचे नहीं जाने देगा, इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए कि मोदी में कुछ तो दम होगा ना, कि विदेश के बड़े बड़े लीडर्स मोदी की तरफ झुके, तो कुछ तो दम होगा ना। सर जस्ट एक बात मैं राम मंदिर पे ऐड करना चाहता हूँ। आप जस्ट डिस्कस कर रहे थे, मतलब जनरली हमने डिस्कस भी करा होगा, जैसे ऑफिस में एक लग सब कहते हैं यार क्या ज़रूरत है राम मंदिर बनाने की, वहाँ गरीबों के लिए मकान बना दो, जनरली ये करते हैं कि खाना खिला दो। मैं बस उनसे ये कह रहा हूँ कि यार राम मंदिर बनने से पहले भी तो गरीब थे ना, तो वो गरीब खत्म तो नहीं हुए ना, उसके बाद तुम उस पर ऑब्जेक्शन क्यों इसको लिंक कर रहे हो कि यार गरीबों के लिए ये बना दो वो बना दो। और जो राम मंदिर बन रहा है इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं जा रहा, एक एक पैसा समाज सेवक ने, आरएसएस ने, जनता ने जोड़ के दिया है। और जो गवर्नमेंट कर रही है वो कर रही है, हमारे जो मंदिर है उन पर टैक्स लगा रही है, वो हमसे पैसा ले रही है, दे नहीं रही। तो ये किसी भी मामले ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट यार ये कर रही है पार्सलिटी वो कर रही है जब हमसे वो पैसा लेती है, जब हम पे टैक्स लगाती है मंदिरों पे, मंदिरों का दान लेती है। बट जो राम मंदिर बन रहा है उसमें एक एक पैसा जनता का है, सरकार का एक भी पैसा नहीं है। जस्ट मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें लिंक कर देते हैं बेवजह यार कि गरीबों के लिए खाना बना देते, गरीबों के लिए मकान बना देते। यार मकान कहीं और बन जाएगा, गरीब कहीं और बन जाएंगे। राम मंदिर से पहले भी तो कहीं ना कहीं रह रहे होंगे ना, तो वो वहाँ पे बन जाएंगे। और ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा पैसा, हमारा खुद का पैसा, ये हमारे भगवान है। कांग्रेस के सैम प्रतुदा का मैंने आज बयान सुना, वो कह रहे हैं कि भगवान राम के मुद्दे को राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए, वो उससे अपसेट हैं, बॉदर कर रहे हैं। अरे राम तो इस देश की नस नस में है भाई, राम का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता। राष्ट्र से राम नहीं है, राम से राष्ट्र है, ठीक है। राम तो हमारी सांसों में है, हमारे वजूद में है, हमारे देश की संपूर्ण जो धरोहर है या संपूर्ण जो वजूद है, अस्तित्व है, वो राम पर टिका हुआ है। और अगर वो इस कांग्रेस के लोग अगर ये बोल रहे हैं कि वो अपसेट हैं, वो राम को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली वो समस्या ये नहीं है, उनको समस्या इस राम से है, उनको समस्या उस हिंदुत्व से है जो जिस देश की 80% जनता हिंदू है या किसी एक धर्म को, एक सनातन संस्कृति को मानने वाली है, उससे उनको समस्या है। वो जनता की नस को समझ ही नहीं पाए अभी तक कि इस देश की जनता राम से जुड़ी थी, राम से जुड़ी है, राम से जुड़ी रहेगी। 1 रुपये भी इसमें भारत सरकार ने खर्च नहीं किया है। एक एक घर से चंदा मांगा गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। कई लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। आज मैं देख रहा था टीवी पर एक बंदा गुजरात से आया हुआ है जो 3 महीने से वहाँ सेवा कर रहा है और कह रहा है जो भी मुझे इससे पैसा मिलेगा आई विल डोनेट टू द राम तीर्थ, जो अयोध्या का जो तीर्थ है अपना ट्रस्ट को वो डोनेट कर देंगे। तो ऐसी लोगों की भावना, ऐसा समर्पण जहाँ देखने को मिले, तो राजनीति तो उनको करना ही है। जो अलग पार्टीज़ हैं अगर वो भाजपा को इससे जोड़ के देख रही हैं, ठीक है, भाजपा का एक हमेशा से मुद्दा रहा है, उनका मैनिफेस्टो में हमेशा से ये रहा है कि भगवान राम का मंदिर बनवाएंगे, तो उसमें गलत क्या है? वो भगवान राम का जन्म स्थान था और उन्होंने उसको लेकर अगर वो मुद्दा उठाया है, हमारे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसकी भावनाओं को ध्यान में रखा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, सही है। इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, ये भावनाओं का खेल है, राजनीति भी भावनाओं का ही खेल है, ठीक है। तो जहाँ भावनाएँ ज़्यादा जागृत हैं, ज़्यादा समर्पित हैं, वहाँ लोग झुकेंगे। तो चलिए ठीक है, ये तो राम मंदिर की बात हुई। हम बात करें इंडिया वर्सेस एनडीए, जिस तरह से गठबंधन हुआ है, सारे नेता एकजुट हो गए हैं।
और तो क्या लगता है, मैं 10 साल की मोदी जी की बात करूं, 10 साल हो जाएंगे कंप्लीट, तो क्या कुछ चीज़ें बदली इन 10 सालों में? 10 सालों में सब कुछ बदल गया। 2014 के बाद से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस देश का और जो फॉरेन हमारा रिलेशंस डेवलप हुए हैं, वो आज पूरा देश तालियां बजा रहा है, पूरा देश झुककर सलाम कर रहा है। हम देश की 5वीं व्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी को और बढ़ रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे अवेयरनेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्वच्छता अभियान जो गांधी जी का परम ध्येय वाक्य था, उसको प्राइम मिनिस्टर ने 2014 से आते ही शुरुआत की। जिस देश में स्वच्छता को लेकर इतनी जागरूकता एक भारत का प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो, आप देख सकते हैं हर जगह कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात हो रही है। नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, आज हम हाईवेज़ पर जाते हैं तो उनको थैंक्स बोलते हैं हर बार, चाहे हम बस से जाएं, चाहे अपनी गाड़ी से जाएं। मैं अभी मेरा जयपुर जाना हुआ, मैंने अभी मुंबई एक्सप्रेस वे पे मैं जब गया तो मैंने कहा कितना शानदार वर्ल्ड क्लास रोड बना रखे हैं। कहाँ नहीं हो रहा है आप बताइए। हवाई अड्डे तैयार हो रहे हैं, काशी में बन रहा है, हर जगह जो है जहाँ मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी हो रही है, तो हर तबके का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी तबके का ध्यान न रखा जा रहा हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। भारत सरकार, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हर तबके का ध्यान रख के इस देश को आगे ले जा रही है। भारत जोड़ने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उनके सारे जितने मिनिस्टर्स हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज जो काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं भारत के हित में भारत को जोड़ने का काम कर रही है। 2014 से पहले हम कश्मीर जा नहीं सकते थे बिना बुलेट प्रूफ के, आज हम पैदल चल रहे हैं। क्या डिफरेंस है कि नहीं है सर? एक बुलेट प्रूफ में चलना, एक पैदल चलना, इससे पहले जम्मू कश्मीर याद नहीं आई थी। 2014 से पहले 2000 मतलब हमारे 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान सब कुछ लागू हो गया। 50 से लेकर 2014 तक कश्मीर इंडिया में था नहीं था? किसी नेता ने पैदल वहाँ गए? क्यों नहीं गए सर? जा सकते थे ना पैदल, तब भी हाथ जोड़ने का करते यात्रा। तो वहाँ तो डर था कि वहाँ बम मार देगा। पहले बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी लगाओ, फिर हम जाएंगे, लिमिटेड वर्ड बोलेंगे, वहाँ से भागेंगे। आज हम कह रहे हैं कि हम भारत यात्रा जोड़ रहे हैं, जम्मू में घूम रहे हैं, कश्मीर में ऐसे घूम रहे हैं जैसे लग रहा है दिल्ली में घूम रहे हो। तो ये बदलाव इससे और किसको बोलते हैं? हमको सिर्फ ये बता दीजिए। बदला है भारत सर। अगर नहीं बदलता तो हम वहाँ पर टेररिस्ट के बीच में जाते सर, वहाँ पे भारत यात्रा करते सर। घर की यात्रा मुश्किल थी और वहाँ जाके हम पूरा 1 महीना रह रहे हैं। आज हमारे बदल जम्मू कश्मीर में जाइए, कोई हंगामा नहीं होता, किसी को बांध के गाड़ियों के बोनट में बांध के नहीं रखा जाता, पत्थरबाजी नहीं होती। ये बदलाव नहीं है। जी जी, आप कुछ कह रहे थे महिलाओं को? मैं महिला सुरक्षा को लेकर कह रहा था, 370 हटने के बाद जो 3 तलाक जैसा ऐतिहासिक फैसला सरकार ने लिया है, ये वो महिलाएं समझ सकती हैं जो उस दर्द से गुजर रही थी। आप खुद को महिला मानकर देखिए, और आपको कोई आपका एक हस्बैंड तलाक बोल के अगर तलाक दे देता है और आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, तो ऐसी सरकार जिसने महिला सुरक्षा को लेके, महिला के सशक्तिकरण को लेके इतने काम किए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी गलत है इसमें। बहुत अच्छा काम किया है। और महिलाओं की भागीदारी को लेके, जैसा कि नई संसद का जब उद्घाटन हुआ तो सबसे पहला बिल जो है महिलाओं के आरक्षण को लेके, कि उनका इतना एक फिक्स आरक्षण रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेंगी अपनी कम्युनिटी को, अपने जेंडर को, आई वुड से। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। विश्व में बताइए कहाँ इतना रिजर्वेशन मिलता है महिलाओं को? उनके संसद में कहीं नहीं है। भारत जैसे देश में ही हो सकता है, और इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, मेरा मानना ये है। तो मतलब गठबंधन में इस बार कोई नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर के चयन की बात आती है, देखिए जब स्टेट के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, या किसी और चीज़ के चुनाव होते हैं, तो वो डेफिनेटली वहाँ की जो लोकेलिटी है उसको ध्यान में रख के हम लोग वोट देते हैं। लेकिन जब देश के चुनाव की बात आती है, प्राइम मिनिस्टर के चुनाव की बात है, तो एक ही नाम याद आता है, वो है नरेंद्र मोदी, और दूसरा नाम कोई हो ही नहीं सकता। कोई विकल्प हो तो मुझे बताइए आप, मुझे तो कोई विकल्प ही नहीं दिखता है। रही इंडिया की बात, इंडिया नहीं, INDA है वो। इंडिया जैसे पवित्र नाम को हम जो है उनके साथ नहीं जोड़ सकते, वो हमारे देश का नाम है। तो INDA जो है डेफिनेटली इतना स्टैंड नहीं कर पाएगा। मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ, वो कहते हैं कि इतना परसेंटेज वोट SC कम्युनिटी का है, इतना मुस्लिम कम्युनिटी का है, इतना OBC का है, फलाने का है, ढिमकाने का है। ऐसे देश नहीं चलता भाई। ऐसे देश अपने प्राइम मिनिस्टर को चयनित नहीं करता है। देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव जैसे ही आएंगे,
मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तीसरी बार फिर से भारत का प्राइम मिनिस्टर देखेंगे। तीसरी बार मतलब ये है कि देश के हर तबके का, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो। आयुष्मान भारत क्या है, 5 लाख रुपए का आपको गारंटी दी है सरकार ने, और क्या चाहिए। आप देखिए यूपीआई कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया। आज चाहे एक रिक्शा वाला हो, चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, सारे यूपीआई से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सारे लोग अवेयर हैं। डिजिटल अवेयरनेस को लेकर सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है। इतना काम किए हैं सरकार ने, क्या बात करते हैं। राहुल गांधी जी को मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है। तो मतलब देश सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित हाथों में 2014 से ही आया है, मेरा मानना ये है। और बिल्कुल इस देश को ऐसी सरकार लगभग 20 वर्ष तक और चाहिए, तभी इस देश का कुछ 20 वर्ष तक? बिल्कुल। आप देखिए इस देश को, आप देखिए ना, जब यूपी में चुनाव हो रहे थे तो किस तरीके के स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे थे, आने दीजिए हम देख लेंगे। एक वो वहाँ असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं जो इस देश को सिर्फ तोड़ने की बात कर रहे हैं, और जो दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली दंगों में क्या हुआ, आप देख लीजिए क्या हुआ, शाहीन बाग में क्या हुआ, आप देख लीजिए क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि एक सशक्त सरकार की आवश्यकता है जो संपूर्ण बहुमत से आए और देश को चलाए। मोदी जी ने 2047 का लक्ष्य रखा है। 2047 में जो है भारत जो है पूर्ण विकसित हो जाएगा। आप देखिए मोदी जी के पहले जो है जो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो अमेरिका, रसिया, चाइना उनके पीछे लग्गू बना करते थे। आज जो है इस देश का मान सम्मान मोदी जी बढ़ाए हैं। आप इंडिया गेट पे जाइए, इंडिया गेट को उन्होंने कैसे बना दिया है। अयोध्या को देखिए आप, अयोध्या में जो है उन्होंने बहुत बड़ा विकास किया है। और जो जनवरी 22 जनवरी को 2024 को जब राम राज्य की स्थापना हो जाएगी तो हमको लग रहा है कि अब 2047 तक कोई विपक्ष नहीं रहेगा। विपक्ष रहेगा ही नहीं। और 2047 तक भाजपा की सरकार इस देश में कंटिन्यू बनी रहेगी और इस देश का संपूर्ण विकास होगा। और जो आप राहुल गांधी की, मुलायम सिंह की, जो ऐसे कुछ लोग ऐसे जो बातें करते हैं वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। आप देखिए राहुल जी भी मंदिर जाना शुरू कर दिए, अखिलेश यादव जी वो भी मंदिर जाना शुरू कर दिए। तो ये धीरे धीरे सारे लोग मंदिर जाना शुरू कर देंगे। आप टीवी चैनल के हैं, टीवी चैनल पर देख रहे हैं कि कई मुसलमान नेता जो है अपने को हिंदू बता रहे हैं। बाबर, अकबर ये तो आक्रमणकारी थे ना भाई, ये तो हमारे देश के कोई मुसलमान थे नहीं। तो उनके पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए। हमें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने वाला देश है। ये ऋषि मुनियों का देश है और उसी हिसाब से ये देश चलेगा। जो कुछ लीडर तरह तरह की बातें करते हैं उन बातों में जनता आने वाली नहीं है। हमको लग रहा है कि 400 के ऊपर जो है मोदी जी 2024 में चुनाव जीतेंगे। 400 से ऊपर सीटें, ऊपर सीटें देख के बोल रहे हैं आप। हम देख रहे हैं कि पूरा संपूर्ण देश जो है मोदीमय हो गया है। आप कहीं भी जाएं, किसी शहर में जाएं, किसी कस्बे में जाएं, कोई उनका प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं पड़ता है। तो प्रतिद्वंदी जब है नहीं तो लड़ाई होगी किससे? वजह क्या है इसकी? वजह है कि वो एक संत पुरुष हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को रोका है, देश का विकास किया है, कश्मीर में भी राम राज्य की स्थापना कर दी है। तो यही वजह है कि जो है आज कोई भूख से इस देश में मरने वाला नहीं है। कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, रात में लोग कहीं जा रहे हैं। आप देखिए हम महिलाएं सारी घूम रही हैं रातों भर, कहीं कोई सुरक्षा का डर नहीं है। तो यही कारण है कि मोदी जी को जो है ना कोई पराजित नहीं कर सकता है। बिल्कुल कोई पराजित नहीं कर सकता। गठबंधन तो दावा कर रहा है, कह रहा है इस बार पक्का हरा देंगे। राहुल गांधी कहते 2024 में भाजपा को पक्का हरा देंगे, जनता साथ है उनकी। देखिए उनका आपस में ही लड़ाई चल रहा है। आप टीवी चैनल में देख रहे होंगे या पत्र पत्रिकाओं में पढ़ रहे होंगे कि कहीं जो है केजरीवाल रूठ रहे हैं, तो कहीं नीतीश कुमार रूठ रहे हैं, तो कहीं शरद पवार रूठ रहे हैं, तो कहीं लालू यादव रूठ रहे हैं। तो इनका गठबंधन होने वाला नहीं है। और अगर गठबंधन भी हो गया तो जो जनता वोट करने जाएगी, तो भाई साहब ने बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देखती है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा।
गठबंधन तो तय नहीं किया है ना जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो पहले वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तय करें, फिर मोदी जी से लड़ने की जो है ना सोचे अपना। तो हमको लग रहा है कि ये राम राज्य की स्थापना 22 जनवरी को हो जाएगी और उसके बाद 2047 तक ये देश जो है भाजपा में रहेगा और राम राज्य बन जाएगा। कहीं कोई भय नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा और कहीं कोई जात पात नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाने वाली है। मतलब आप कह रहे हैं कि 2047 तक भाजपा रहने वाली है। मतलब भारत ने विश्व गुरु बनने की राह पर कदम बढ़ा दिए। कदम नहीं बढ़ा दिया है, बल्कि भारत जो है विश्व गुरु बन गया है। बन गया है क्योंकि आप देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी का कैसे अभिवादन कर रहे हैं, रूस का राष्ट्रपति कैसे कर रहे हैं, चाइना कैसे मोदी जी को देख रहा है। पूरा दुनिया जो है कोई समस्या आ रही है तो मोदी जी से राय कर रहा है कि मोदी जी का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, मोदी जी क्या कह रहे हैं। आप योग को देखो, पूरा दुनिया में उन्होंने प्रसारित कर दिया। तो ये राम राज्य तो स्थापित हो गया है। आप देखिए इंडिया गेट के ऊपर जो है योगासन उन्होंने करवाया, फ्रांस के राष्ट्रपति को बुला के मंदिरों में ढोल बजवाया। तो ये तो राम राज्य तो यही है ना। और राम राज्य होता क्या है, तो राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। और इन सब जो छोटे मोटे लीडर हैं ये अपना कुछ नेतागिरी के चक्कर में तरह तरह के बयान देते हैं। इस बयान पे जनता आने वाली नहीं है। और मोदी 2024 में 400 सीट जो है निश्चित रूप से लाएंगे। निश्चित। क्या कहेंगे सर? दादा कह रहे हैं कि 400 सीटों से मोदी जीतेंगे 2024 में। आपके विचार क्या है, क्या लग रहा है इस बार? अगर मैं 2-4 बातें बोलूँ तो सुनोगे ध्यान से? बिल्कुल बोलिए। ऐसा है, सरकार कोई भी हो, हमें किसी सरकार से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। अगर आप समझदार हो तो मेरी 2-4 बातें सुनना ध्यान से। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जीते, हमें सिर्फ काम से मतलब है कि देश के किसी भी कोने के अंदर कोई भी व्यक्ति रहता है उसको सुविधा मिलनी चाहिए। अब सुविधा ऐसे है कि जैसे आप लगा लो, चाहे यूपी है, बिहार है, पंजाब है, राजस्थान है, कलकत्ता है, मद्रास है, कहीं से भी कोई व्यक्ति आता है तो वो सिर्फ दिल्ली में काम के चक्कर में आता है। ठीक है। अब जिनकी सरकारी नौकरियां हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी लगे पड़े अपने एरिया के अंदर, वो वहाँ पे सुबह आते हैं घर से और शाम को अपने घर पहुँच जाते हैं। ठीक है। अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, छोटे से छोटा प्रोग्राम है, दुख है, सुख है, कुछ भी है। अब मान लो जो बेचारा गरीब आदमी वो इधर भागता काम के चक्कर में, अगर मान लो ट्रांसपोर्ट के द्वारा सामान यहाँ से वहाँ जा सकता है तो वहाँ से इधर भी तो आ सकता है। दूसरी बात, ये तो पहली बात है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब ये कानून लागू कर दिया जाए, चाहे कोई भी हो, कि 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा ना करे। जनसंख्या का कानून आना चाहिए। वो तो है ही है। एक बात सुनो, जब आप कानून बनाओगे तभी तो कोई सुनेगा। यूँ तो आप बोलते रहोगे कोई भी नहीं सुनेगा। सिर्फ 2 बच्चे हों, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा कोई अब पैदा करता है तो माँ हो या बाप हो 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जनसंख्या पे भी कंट्रोल होगा और पक्के कानूनी तौर पे। मतलब आपके विचार है कि जनसंख्या कानून आना चाहिए, सिर्फ 2 ही बच्चे करने की 2 बच्चे। क्योंकि एक बात सुनो, आपके जहाँ 10 बच्चे हों तो आजकल माँ बाप को खिला कौन रहा है? कोई खिला रहा है? माँ बाप तो बुढ़े भी हैं तो भी कोई कहता भाई 1 महीना तू रख ले, 1 महीना तू रख ले। ये है कि नहीं है? आप भी समझते हो ना इस बात को। इसलिए 2 बच्चे। क्या शुभ नाम? रचित पवार। कहाँ से हैं आप? देहरादून, उत्तराखंड। उत्तराखंड से। अच्छा ये बताइए, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ये तो ऑब्वियस है, एक ही नाम है, मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी। ऑब्वियस। मोदी। उसमें उन पे लीडरशिप की क्वालिटी है और किसी पे लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। अपोजिशन आप देख लीजिए, अपोजिशन में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो पर्सनली हम उसको देख सकेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब काम अगर गिनवाने की बात है तो मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में मोदी जी ने बहुत सारे काम ऐसे किए जो कि अदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स उन्होंने नहीं किए। आज हम बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप यू आर फ्रॉम इंडिया, तो दे हैव अ वेरी गुड जेस्टर, उनका बहुत अच्छा जेस्टर होता है। एक इमेज जो थी वो मोदी जी ने काफ़ी अच्छी की है, वो फॉरेन रिलेशन
स्पॉन्सरशिप उन्होंने अच्छे किए हैं, जो कि पहले नहीं था। तो अगर हमें बाहर से भी सामान मिल रहा है, अगर हमें कल के दिन कोई दूसरी कंट्री हमारे अगेंस्ट में आती है, तो ऑब्वियसली बात है सारी कंट्री देख सकता है कि इंडिया को सपोर्ट करने लग जाती है। तो ये सारी, और फैसिलिटी के नाम पे आप देखिए कि बड़े बड़े नेशनल हाईवेज़ इन्होंने बनाए हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ इन्होंने अच्छी कर दी है, चेंज कर दी है, एग्रीकल्चर के जो लॉज है वो इन लोगों ने अच्छे डाल दिए हैं। तो पहले क्यों नहीं होता था ये चीज़ें? तो मोदी जी ने काफ़ी अच्छे काम किए, जिसके मतलब इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी मोदी जी ही आएंगे, और आने वाले 20 साल में भी मोदी जी ही आएंगे। अच्छा ये बताइए, इन 10 सालों में क्या कुछ चीज़ें बदली, कितना बदला भारत? सर मैं ये कहता हूँ, जब भी पहले 10 साल पहले अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ चीज़ आती थी जो पहले अमेरिका में आती थी, यार वो अमेरिका में वैसे चल रहा है, तो इंडिया में आते आते 5 साल लग जाता था। अब होता कुछ भी चीज़ आती है पहले इंडिया में स्टार्ट होती है। मतलब जो टेक्नोलॉजी मोदी गवर्नमेंट ने, भले गालियाँ देते हैं अंबानी को, लेकिन जो इन्होंने इंटरनेट फिक्स करा है, जो सस्ता करा है, इसकी वजह से बच्चा डेवलपर है, बच्चा कोडर है। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे हैकथॉन आज की डेट में इंडिया बना रहा है कि बाहर वाले देश सोच भी नहीं सकते। एक मेरा फ्रेंड बताया, तो आई थिंक यूएसए था, कि वहाँ पर अभी भी उनको कुछ लेते हैं तो उनको कैश या कार्ड देना पड़ता है। मैंने कहा हमारे वहाँ एक सब्जी वाला, रिक्शा वाले को हम यूपीआई से पे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसे भारत को पिछड़ापन कहते थे, आज इस डेट पे कि एक सब्जी वाला, रिक्शे वाला नेट बैंकिंग के थ्रू से ट्रांजेक्शन कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 10 साल में, और दूसरे देश ये सोच भी नहीं पा रहे कैसी चीज़ है। तो देश का तो सपेरा नाम था, हमारे देश के लोग सपेरा नाम जानते थे। आज कम से कम इंडिया इज ग्रेट बोलता है, कहीं भी जाते हैं तो कम से रिस्पेक्ट मिल रहा है ना। हम रिस्पेक्टिव हो गए, एक दिन हम सफेरा थे, कितना फ़र्क हुआ। किसकी वजह से? सर ऑब्वियसली 10 साल से भैया तो देश को पीछे कर दिया, डुबो दिया। अगर सर पीछे कर हवाई बात है, जमीनी पीछे करा दिए होते, पीछे करा है उन्होंने, पीछे करा है, करप्शन में पीछे करा है, भ्रष्टाचारी में पीछे करा है, और जो जितने हमारे प्रोटेस्ट होते थे, दंगे होते थे, उन सब में पीछे करा। आप अभी भी देख सकते हो, अगर नंबर ऑफ राइट्स की बात करो 5 साल में, कोई भी कंपैरिजन ले लो, भाजपा के शासनकाल में सबसे कम हुआ है। तो सब चीज़ों में पीछे कर रहा है, लेकिन उनको वो पीछे लग रहा है, हमें वो बढ़िया लग रहा है। पीछे जा रहे हैं हम करप्शन में, अच्छी बात है, जाने चाहिए करप्शन में पीछे, लेकिन जितना मतलब प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, वो मोदी गवर्नमेंट के अंडर ही हो रही है वो चीज़ में। अभी आप देखो ना, जब विश्व सम्मेलन होता है, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे, इन्विटेशन मिलता था, हमारी सीटिंग कहाँ होती थी? तीसरे रो में। एज ऑन डेट वी आर द बॉस, वी आर इन फ्रंट ऑफ सेंटर, ऑल कंट्री बिहाइंड मी, आई एम नॉट बिहाइंड देम। इज ए मेजर डिफरेंस। आपका आगे रखना, अब आपको पीछे से लाना, बहुत फ़र्क होता है सर। आपको विदेश में जाके यू आर द बॉस, पार्लियामेंट में पैर छुआ जाना, बताइए सम्मान नहीं तो क्या है सर? अगर हम करप्शन में करप्ट होते, मेरा कोई पैर छूता क्या? आप ही बता दीजिए सर, छूता? पैर किसको छुआ जाता है? वहाँ तो घुस नहीं चल रही है ना विदेशों में, कि पैर छूने के लिए पैसा दिया गया था कि मैं आऊँगा तेरे पार्लियामेंट तो मेरा पैर छू देना। ऐसा नहीं था ना सर, कुछ तो सोचा होगा। पूरे कंट्री के लोग वहाँ खड़े हैं, आपको सेंटर में खड़ा किया गया, यू आर द बॉस। आप जो बोलेंगे वो लोग सुनते हैं। पहले हम सिर्फ सुनते थे, बोलने का अधिकार हमको नहीं था। फैक्ट है ना सर? आप तो कवर करते होंगे, न्यूज़ तो कवर करते थे। पहले हम बोलते थे क्या? मौका ही नहीं मिलता था सर। 2 मिनट मौका मिलता था, ओके ओके ओके, सिट डाउन, इनफ, सिट डाउन, आई नो इंडिया। आज के डेट में सिट डाउन, कीप क्वाइट, इंडिया पीएम इज गोइंग टू स्पीक समथिंग, यू लर्न हैव टू फ्रॉम इंडिया। कितना डिफरेंस हुआ सर, और क्या डिफरेंस चाहिए? थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, हो सकता है कि हम और अच्छे बन जाए। कोशिश तो कर रहे हैं ना, कम से कम। पहले तो कोशिश ही नहीं करते थे हम हारे हुए हैं। आज हम कह रहे हैं हम रेस में हैं, और कल को जीत भी जाएंगे। जब रेस में रहेंगे तभी जीतेंगे।